विधानसभा सत्र के पहले ही दिन कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार एक्शन में नजर आए। उमेश कुमार पत्रकारिता के दौर से ही देश के चर्चित पत्रकारों में शुमार हैं, जो अपनी बेबाकी और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं। विधानसभा सत्र में राज्यपाल ने अपना अभिभाषण दिया, जिसमें सरकार की कई योजनाओं का जिक्र किया गया, जिस पर उमेश कुमार ने कहा कि सरकार सही तरीके से अपना एजेंडा और प्रारूप नहीं रख पाई है। उन्होंने कहा कि पत्रकार कल्याण कोष की सरकार ने स्थापना तो की, पर उससे कितने पत्रकार लाभान्वित हुए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रति सरकारें संवेदनशील नहीं रही हैं। वहीं रोजगार और स्वरोजगार पर भी उमेश कुमार ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार के आंकड़ों को लेकर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण में ई रिक्शा के लिए 9% ब्याज पर लोन की बात पर उमेश कुमार ने कहा कि सबसे गरीब तबके के लिए ये ब्याज दर बहुत ज्यादा है और इतनी ब्याज दरों पर तो कोई भी बैंक लोन दे देगा। कुल मिलाकर उमेश कुमार ने कहा कि ऐसे अभिभाषण से सरकार सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रही है। असल में ये जनमुद्दों से मेल खाता हुआ एजेंडा नहीं है। अब जैसे कि पत्रकार कल्याण कोष का जिक्र किया गया, मुझे बताइए कितने पत्रकार अभी तक लाभान्वित हुए? आप में से कोई हुआ है? तो पत्रकार कल्याण कोष की आपने जो है स्थापना की, उससे लाभान्वित कितने हुए ये बताइए। आपने कहा 9,616 लोग जो हैं उन लोगों को स्वरोजगार मिला। मुझे 10,000 लोगों की सूची बता दीजिए किन किन को आपने रोजगार दिया। आपने कहा मुख्यमंत्री ई रिक्शा के माध्यम से लोगों को 9% पर रिक्शा ऋण दिया गया। 9%, इतने ब्याज पर तो सर जो अन्य बैंक हैं वो भी दे देते हैं। तो आपने ई रिक्शा वालों पर, जो सबसे गरीब तबका ई रिक्शा चलाने वाला, उसको 9% पे ब्याज दे रहे, तो इसमें कौन सी उपलब्धि है आपकी? बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर एक एक बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसा एजेंडा नहीं था कि आगामी आने वाले समय में सरकार का क्या प्रारूप रहेगा, किस तरीके से उनका एजेंडा रहेगा, किस तरीके से वो कार्यों को क्रियान्वित करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के अभिभाषण से बचना चाहिए। वहीं पत्रकारों के सवालों के जवाब में उमेश कुमार ने कानपुर क्षेत्र के खादर में सोलानी नदी पर तटबंध न होने से हजारों किसानों की फसलें बर्बाद होने की बात भी उठाई। उन्होंने कहा कि आज भी मेरे क्षेत्र का किसान तटबंध न होने से परेशान है, उसकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसानों का एक बहुत बड़ा तबका, लगभग 2.5 से 3 लाख किसान जो है वो गंगा नदी के तटबंध न होने के कारण और सोलानी नदी के तटबंध न होने के कारण, क्योंकि दोनों तरफ हमारे क्षेत्र के गंगा और सोलानी है, किसान बाढ़ग्रस्त है, परेशान रहता है, फसल नहीं हो पाती। तो मुझे लगता है उनके लिए सबसे पहले हमें गंगा नदी के तटबंध पर काम करना चाहिए। आपको बता दें कि जब पत्रकारों ने विधायक उमेश कुमार से त्रिवेंद्र रावत के मुख्यमंत्री कार्यकाल में हुई घटनाओं पर पूछा, तो उमेश कुमार ने बेबाकी से अपनी बात रखते हुए कहा, मैं बिना दस्तावेज और सबूतों के किसी पर कोई आरोप नहीं लगाता। त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ भी तमाम सबूतों को देखते हुए हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। देखिए, 2018 में 27 अक्टूबर को मेरी गिरफ्तारी की गई थी मुझ पर ये आरोप लगाते हुए मैं सरकार को ब्लैकमेल कर रहा था और मैं सरकार गिराना चाहता था। जब मैं देहरादून जेल में था, उसी दौरान 3 नवंबर को एक मुकदमा मेरे खिलाफ और दर्ज किया गया राजद्रोह का। हाईकोर्ट गए और हमने भ्रष्टाचार के जितने भी सबूत थे, जो हमारे पास दस्तावेज थे, वो हमने माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किए। कोविड चला, फिर कोविड की दूसरी लहर आई, उसके बाद अचानक से हमारी याचिका लिस्ट हो गई, उस पर लंबी बहस चली। हमारे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल साहब ने निवेदन किया माननीय उच्च न्यायालय से कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सुनवाई कर लें। सुनवाई हुई और माननीय उच्च न्यायालय रांची झारखंड ने भ्रष्टाचार के आरोपों को गंभीर पाया और उन्होंने, जिनके ऊपर हमने आरोप लगाए थे, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अमृतेश चौहान, दोनों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा। अब ये लंबी लड़ाई है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं मेरा रांची से कोई लेना देना नहीं था, झारखंड में मेरा कोई लेना देना नहीं था। बस इसलिए उमेश कुमार को जितना ज्यादा से ज्यादा समय जेल में रखा जाए उतना इनके लिए अच्छा होगा।
लेकिन इनकी किस्मत खराब थी कि मुझे ज़्यादा दिन रोक नहीं पाए और उसका खामियाजा इनको माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा सीबीआई जांच के आदेश हुए, जिस पर अभी स्थगन है माननीय उच्चतम न्यायालय से। लेकिन अभी ये फांस दूसरी इनके गले में फंस गई है। देखते हैं क्या होगा, जल्दी से जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि जो मुख्य अभियुक्त था, जो साजिश करता था मुकेश चौहान, वो लगातार बचा हुआ घूम रहा था और सरकार की गोद में बैठा हुआ था। तो अब इन सब लोगों को पता लगना चाहिए कि कभी किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी पत्रकार के खिलाफ आप फर्जी साजिशें, षड्यंत्र ना करें, क्योंकि समय का पहिया है, ये कभी भी भूल जाता है। और कम से कम चौथे स्तंभ पर आप जो आरोप लगाते हैं, कोई भी पत्रकार अगर आवाज उठाता है, आप सबसे पहले क्या कहते हैं? ब्लैकमेलर है। सबूत आपके पास नहीं होते। मेरे खिलाफ जिस मुकदमे में मेरी गिरफ्तारी 27 अक्टूबर 2018 को की गई, मुझ पर आरोप लगाया कि ब्लैकमेलिंग करना चाहता था, और उसके बाद पूरी सरकार ने ताकत झोंक दी। उसके बावजूद भी ब्लैकमेलिंग के सबूत नहीं मिले और आरोप पत्र दाखिल करना पड़ा ब्लैकमेलिंग की धाराएं हटाकर। तो ये जो नंगा नाच सरकारें करती हैं सत्ता के दम पर और ताकत के दम पर, इनको चेतना चाहिए, इनको समझना चाहिए कि चौथे स्तंभ के साथ लड़ना इतना आसान नहीं होता, और ये हमने करके दिखाया। कुल मिलाकर विधायक उमेश कुमार विधानसभा सत्र के पहले ही दिन फुल फॉर्म में बैटिंग करते हुए नजर आए और उन्होंने जनहित के मुद्दों को छूते हुए पत्रकारों से अपनी बातें साझा की। उनके इस एक्शन से ये तो तय हो गया कि उमेश कुमार इस समय एक मजबूत विपक्ष के रूप में आम जनमानस के मुद्दे सदन के अंदर और बाहर लगातार उठाते रहेंगे।